तो बच्चों गॉस थ्योरम का अगला एप्लीकेशन अपन सीखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन गॉस लॉ का इस प्रकार से है। फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट midpoint of face of a cube। तो हमारे पास में पॉइंट चार्ज क्यू है, प्लेस दैट मिड पॉइंट ऑफ फेस ऑफ अ क्यूब। तो अब चेक करें, हमको सिचुएशन ऐसा दे रखी है। हमारे पास एक क्यूब है, इस प्रकार का एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है। और इस क्यूब में एक पॉइंट चार्ज किसी एक फेस पे, मान लो इस फेस के सेंटर पे, मिड पॉइंट पे यहां पर एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। इसके कारण हमको इस क्यूब में कितना फ्लक्स जनरेट होगा वो पता लगाना है, ठीक है। तो हम गॉस लॉ का यूज करने के लिए क्या करेंगे, एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा आइडेंटिकल एक और क्यूब बना लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऐसा का ऐसा एक क्यूब और हम जनरेट कर देंगे, ठीक है। तो हम एक और क्यूब जनरेट कर लेंगे बिल्कुल इसी शेप एंड साइज वाला, ठीक है। और फिर हम इस क्यूब को इसके साथ मैच में ले आएंगे इस प्रकार से। आपको नजर आ रहा है, दो क्यूब साइड बाय साइड रख दिए इस प्रकार से। क्या थिंकिंग पकड़ में आया? राइट। तो अब क्या हुआ, ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है ये दोनों क्यूब के अंदर आ गया ना, मतलब अब ये एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर क्यू चार्ज आ गया। क्या बात ध्यान में आई आपको? ठीक बात है, राइट। एक क्यूब था हमको दिया हुआ, हमने एक और क्यूब इमेजिनरी जनरेट कर लिया, ठीक है, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए कुछ इस प्रकार का काम करेंगे। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, हमने एक की बजाय दो क्यूब जनरेट कर लिए थे, ठीक है। और यहां पर क्यू चार्ज हमको दिया तो एक ही क्यूब था, लेकिन हमने एक और क्यूब जनरेट कर लिया ताकि ये क्यू चार्ज पूरे क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड आ जाए। तो अब इसका जो फ्लक्स होगा वो तो हम लिख ही सकते हैं, इसका फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। कोई शक की गुंजाइश तो नहीं। लेकिन इसे तोड़ा जा सकता है दो हिस्सों में, राइट। अगर हम इसे दो हिस्सों में तोड़ दे कुछ इस प्रकार से, ये एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। अगर हम इसको दो हिस्सों में तोड़ दे बच्चों, तो अब आप जरा चेक कीजिए, अगर ये दो हिस्सों में टूट गया है इस प्रकार से, तो अब आप ये कह सकते हो कि दोनों मिलकर तो एक कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस है जिसके अंदर क्यू है और टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन अगर मैंने आधा तोड़ लिया तो फिर
आधा फ्लक्स इसके साथ होगा, आधा फ्लक्स इसके साथ होगा, यानी ये जो Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, इसका आधा फ्लक्स जो है वो इस वाले डिब्बे के साथ आएगा और आधा वाला फ्लक्स जो है वो इस डिब्बे के साथ आएगा, राइट? क्यों? क्योंकि सिमेट्री है, और सिमेट्री अगर होगी तो फ्लक्स जो है वो आधा आधा डिस्टेंस, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो सिमेट्रिकल सिचुएशंस में फ्लक्स आधा आधा बांट सकते हैं, है ना? राइट, सिंपल थॉट। तो इस प्रकार से आधा फ्लक्स इस डिब्बे के साथ होगा, आधा फ्लक्स इस डिब्बे के साथ होगा, और इस वजह से हमको जो हमारे सवाल का आंसर चाहिए था वो मिल जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा, हमको जो चाहिए था उसका आंसर मिल जाएगा कि इस सिचुएशन में जो फ्लक्स होगा वो Q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सो सिंपल। क्या थॉट समझ में आया कैसे सिमेट्री का उपयोग करके हम काम करते हैं? अगला वाला सिचुएशन ले लेते हैं। इसमें फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q placed at midpoint of one side of a cube। हमारे पास एक क्यूब है, और इस क्यूब के किसी एक साइड के मिड पॉइंट पर Q चार्ज रखा हुआ है, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट पर Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, राइट? अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमको इस Q चार्ज को वेल विद इन इनसाइड एक क्लोज सरफेस के अंदर लेकर आना है, और वो भी सिमेट्रिकल शेप्स का इस्तेमाल करके, ठीक बात है? तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम कुछ इस तरह से कर लेंगे। देखो, अगर मैं एक क्यूब लूं और यहां Q चार्ज मिड पॉइंट के एक एज, एक किनारे के एक साइड के मिड पॉइंट पे रखा हुआ Q है, तो मैं एक और क्यूब जनरेट करना चाहता हूं, सिमेट्रिकल फिगर, मैं एक और क्यूब जनरेट करना चाहता हूं, ये मैंने एक और क्यूब जनरेट कर लिया जो मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, मुझे एक और जनरेट करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि मेरा मकसद क्या है कि मैं इस क्यू को पूरी तरह से किसी क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड लेकर आ जाऊं, ताकि टोटल फ्लक्स Q/ε0 आसानी से लिख सकूं। अभी ये इनसाइड नहीं आया, देखो ऊपर से खुला है ना, तो मुझे एक और डिब्बा यहां रख देना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से इनसाइड नहीं है, तो मुझे एक डिब्बा और यहां रख देना चाहिए, राइट? तो मैंने कितने डिब्बों का, कितने क्यूब्स का यूज किया, आपको नजर आ रहा है? 4 क्यूब्स का यूज किया मैंने, ठीक बात है, देख सकते हो आप, 1 2 3 एंड 4, 4 क्यूब्स का इस्तेमाल किया। 4 क्यूब्स के इस्तेमाल से ये जो क्यू है ये पूरी तरह से वेल विद इन इनसाइड रीजन आ गया और एक क्लोज्ड सरफेस बन गया जिसके अंदर रखा हुआ है ये क्यू चार्ज। सही है, राइट? देख सकते हो आप। अब ये जो फिगर बन गई, इस फिगर में टोटल फ्लक्स की वैल्यू Q/ε0 हो गई,
कोई शक की गुंजाइश तो नहीं इसमें। इसमें तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम लगा दिया तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इसके अंदर फ्लक्स की वैल्यू हो गई। लेकिन ये फ्लक्स 4 डिब्बों के अंदर बटेगा स्केलर फॉर्म में, तो इसलिए किसी एक डिब्बे के साथ कितना आएगा, इसका 1/4 टाइम्स। कोई खास बात तो नहीं है, सो सिंपल थॉट, राइट? समझ में आ गया भाई? ये फ्लक्स 4 हिस्सों में बटेगा, तो इसलिए इसके हिसाब से मैं लिख सकता हूं कि इसका जो फ्लक्स का आंसर है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 4 होगा, क्योंकि हर डिब्बे के साथ 1/4, क्योंकि 4 डिब्बे मिलकर वो टोटल वॉल्यूम बना रहे हैं, तो इसलिए 4 पार्ट्स में बटेगा इवनली, और वो इवनली इक्वली बटेगा। क्यों वो इक्वली बटेगा? इसलिए क्योंकि हर डिब्बा आइडेंटिकल है, हर चीज एक जैसी है, तो इसलिए वो टोटल फ्लक्स जो है वो 4 हिस्सों में बट जाएगा, और 4 हिस्सों में बटेगा तो क्यू बाय एप्सिलॉन बाय 4 यानी क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर, ये इस चीज का फ्लक्स हो जाएगा, और यही आंसर होगा इस सिचुएशन का। सो सिंपल। क्या थॉट पकड़ में आ गया? एकदम आसानी से, ठीक बात है, राइट? एक और ले लेते हैं सिचुएशन, एक आखिरी सिचुएशन और ले लेते हैं। फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q placed at one corner of a cube। किसी क्यूब के एक कॉर्नर पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है? अब इसमें आपको फ्लक्स निकालना है। किसी क्यूब के एक कॉर्नर पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, अब इसमें फ्लक्स निकालना। थोड़ा सा थॉट दे दें, राइट? विचार करें इस बात पे, क्या करोगे आप इसके लिए? आ गया दिमाग में सिचुएशन, क्या करना चाहिए? देखिए, हमको एक क्यूब दिया हुआ है और उसके एक कॉर्नर पर यहां एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। हमें इसे लेकर आना है किसी भी सूरत में। कहां इसे लेकर आना है हमको? किसी क्लोज सरफेस के वेल विद इन इनसाइड। अब उसके लिए सिमेट्री में, और सिमेट्री भी चाहिए, सिमेट्री में ऐसे के ऐसे क्यूब्स का निर्माण और कर देते हैं, ठीक है? तो हमें एक और क्यूब लगेगा, ये लीजिए। ये क्यूब मैंने यहां बिठा दिया, ठीक है? हमें एक और क्यूब लगेगा, इसको मैंने इधर पीछे की साइड बिठा दिया, यहां, ठीक है, राइट? मुझे एक और क्यूब लगेगा, इसको मैंने यहां पीछे बिठा दिया इधर की तरफ, राइट? लेकिन अभी भी ये जो क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज अभी भी पूरी तरह अंदर नहीं आया है। देख सकते हो आप, पूरी तरह अंदर अभी भी नहीं आया है। अब इसको पूरी तरह अंदर लाना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक और यस मुझे एक और क्यूब बिठाना पड़ेगा यहां, ठीक है? एक और बिठाना पड़ेगा यहां, एक और बिठाना पड़ेगा
यहां पर और एक आखिरी का बिठाना पड़ेगा यहां पे। अब आप देखिए मैंने कितने क्यूब बिठाए ताकि ये पूरी तरह से क्यू चार्ज अंदर आ जाए। कितने बिठाए मैंने, चेक कर लो आप। ये देखो, एक, ठीक है, दो, तीन, चार, सही है। ऊपर चार थे, नीचे एक, दो, तीन, चार, टोटल आठ हो गए। आप चेक कर सकते हो, टोटल आठ हो गए। सही है, ठीक बात है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। इसका मतलब अगर मैं इस प्रकार से इसको बिठा देता हूं, तो मैंने आठ क्यूब बिठाए और ये जो पॉइंट चार्ज था क्यू, ये पूरी तरह से क्लोज सरफेस के इनसाइड चला गया। सही है, मैंने आठ क्यूब बिठाए और मामला फिट बैठ गया। आठ क्यूब बिठाने पड़े मुझे उसके लिए। राइट, आप देख सकते हैं आठ क्यूब बिठाए मैंने। तो अभी जब ये क्यू पूरी तरह से एनक्लोज हो गया है अंदर, तो फिर टोटल फ्लक्स मैं लिख पाऊंगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट सिमेट्रिकली कितने हिस्सों में बंटने वाला है? आठ डिब्बे यूज किए ना, तो आठ भागों में बंटने वाला है। तो किसी एक डिब्बे के हिसाब से, इस हिसाब से, इसका एक डिब्बे के हिसाब से फ्लक्स का आंसर क्या होना चाहिए? तो डेफिनेटली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का आठवां हिस्सा, यानी क्यू अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट, और यही इसका आंसर होगा। क्या सिंपल थॉट है एकदम? क्या बात पकड़ में आ चुकी है? राइट, ठीक बात है ना। तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, बस आपको सिमेट्री बिठाना पड़ती है और उस हिसाब से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक बात है, राइट। बढ़ सकता हूं मैं आगे। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं गॉस थ्योरम पर बेस्ड, और उन क्वेश्चन से कुछ बारीकियों को समझते हैं। देखिए, तो अगला सवाल ले लेते हैं अपन। गिवन infinitely long thin straight wire having charge density lambda spread over its length uniformly. Find electric field due to this wire at any point P distance small r from wire. Okay,
क्वेश्चन पे थोड़ा सा थॉट दे दीजिए। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के तरीके जो हमने सीखे थे, अगर हम उन तरीकों पर आ जाए तो इंटीग्रेशन ऐसे सिचुएशंस के लिए यूज होता है। सही है, ठीक है। लेकिन अब हम वो जो पहले हमने इंटीग्रेशन से बहुत सारी सिचुएशंस में, है ना, याद है, सेमी सर्कुलर वायर, है ना, ऐसी और भी बहुत सारी सिचुएशंस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो अब हम गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को और भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं ऐसी सिचुएशंस के लिए, और खास तौर से ऐसी सिमेट्रिक सिचुएशंस के लिए। तो सिमेट्रिक सिचुएशंस में, जैसे ये एक सिमेट्रिक सिचुएशन बनने वाली है। हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का थिन वायर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है इस प्रकार से कि इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी हुई है हमको, राइट। और हमको इससे किसी डिस्टेंस आर पे, यहां ये डिस्टेंस आर दिया हुआ है, एक पॉइंट पी है, हमें इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए हम एक बहुत सिंपल आइडिया करने वाले हैं, बहुत आसान सी बात इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए हमको क्या करना है इसके लिए, तो हम गॉस थ्योरम का यूज करने वाले हैं, है ना। तो कैसे करेंगे जरा चेक कर। तो देखिए हमने क्या किया जरा चेक कर लो। हमने इस स्मॉल आर रेडियस का एक सिलेंडर जनरेट कर लिया, किसी भी लेंथ का, है ना, कुछ फाइनाइट लेंथ एल लेंथ का हमने एक सिलेंडर जनरेट कर लिया। क्या आपको नजर आया, राइट। तो ये सिलेंडर हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, जो हमने गॉसियन सरफेस सिलेक्ट किया है। ये क्लोज सरफेस होना चाहिए, तो ये क्लोज है। ये सिलेंडर है जो दोनों तरफ सर्कल से ढका हुआ है, ठीक बात है। तो इस प्रकार से ये गॉसियन सरफेस हमारे लिए क्रिएट हो गया, ठीक है। ये सिलेंडर इधर से भी ढका हुआ सिलेंडर है इस प्रकार से, ठीक है, और इधर से भी ये ढका हुआ सिलेंडर है इस प्रकार से, ठीक है। एल लेंथ का ये सिलेंडर है, राइट। अब गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स डिफाइन करते हैं। तो फ्लक्स डिफाइन करने के दो तरीके, एक तरीका क्या है, अगर एक क्लोज सरफेस है तो फ्लक्स लिखने का तरीका है सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए या इंटीग्रेशन ई डॉट ए। तो मैं उस पहले तरीके से फ्लक्स लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, सिलेक्ट, एक मिनट, सिलेक्ट क्लोज्ड cylindrical Gaussian surface of radius r and length l such that curved surface of cylinder pass थ्रू P। जिस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उस पॉइंट से कर्व्ड सरफेस पास हो रहा है, इस प्रकार से हम बना देते हैं, ठीक है। अब ये तो हम जानते हैं कि इस चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होने की संभावना है। तो किधर होने की संभावना है, तो डेफिनेटली इस तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड होने की संभावना है, राइट। इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होने का ही चांस है, और कोई चांस तो है नहीं, ओके, राइट। तो अगर मैं इस जगह पे एक छोटा सा सरफेस एरिया
यहां सिलेक्ट कर लूं DA1, ठीक बात है। तो ये जो DA1 है इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल के रूप में बनाना पड़ेगा। तो एक होता है टेंजेंट और एक होता है नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट तो ऐसा बनेगा, तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर बनेगा ना। तो नॉर्मल लाइन जो बनेगी वो एरिया वेक्टर होगी और वो DA1 एरिया वेक्टर जो होगा वो E वेक्टर के सेम डायरेक्शन का होगा। क्या नजर आ रही बात? ओके। जो भी कर्व्ड सरफेस होता है ना उसमें इंटीग्रेशन से ही फ्लक्स निकाला जाता है, राइट। ओके। एक DA2 एरिया मैं यहां ले लेता हूं, मतलब इस जगह पे। तो एक एरिया में यहां ले लेता हूं। तो इस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर तो इसी डायरेक्शन का होगा, ठीक बात है, राइट। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल के हिसाब से इधर होना चाहिए। ये सेकंड एरिया हो गया। और एक थर्ड एरिया नीचे ले लेता हूं, नीचे वाले सर्कुलर फेस पर। सिलेंडर है ना, तो ऊपर एक सर्कल है और नीचे एक सर्कल है। तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ कोर्स इस तरफ होनी चाहिए। बाकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो कुछ ऐसी बननी चाहिए, DA3 में। सही है, राइट। तो टोटल फ्लक्स लिखने का तरीका, ठीक है ना, टोटल फ्लक्स लिखने का तरीका। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सिलेंडर। तो टोटल फ्लक्स लिखने का तरीका होगा, एक तो E डॉट DA1 का इंटीग्रेशन सिलेंड्रिकल सरफेस के हिसाब से, एक होगा E डॉट DA2 और एक होगा E डॉट DA3, ठीक बात है, राइट। और ये टोटल फ्लक्स फाई टोटल के इक्वल हो गया। लेकिन इस फाई टोटल को लिखने का एक तरीका और है हमारे पास, और वो है गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी सिचुएशन में टोटल फ्लक्स लिखने का तरीका सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0 है। तो इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, बाहर कोई भी चार्ज हो उससे अपने को फ्लक्स लिखते समय कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ गॉसियन सरफेस के, जो हमने क्लोज सरफेस सिलेक्ट किया है जिसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, उस सरफेस के अंदर वाला चार्ज, यानी इस L लेंथ का जो रॉड है वही तो अंदर है ना। तो L लेंथ में चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0 अगर मैं लिखना चाहूं तो ये जो सिग्मा क्यू इन है इसकी जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन 0। L लेंथ में जो लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो अगर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज की वैल्यू लैम्डा इंटू लेंथ हो गई। तो कितनी लेंथ, L लेंथ, तो इसलिए लैम्डा इंटू L। क्या थॉट समझ में आ गया? बाकी E डॉट DA1, अब E और DA1 तो सेम डायरेक्शन के, तो cos 0 एंगल है, तो E इंटू DA1 इंटू cos 0 डिग्री का इंटीग्रेशन प्लस सेकेंड पार्ट में E वेक्टर और DA2 वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर है, तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सही है, cos 90 आएगा ना। और तीसरे वाली सिचुएशन में E डॉट DA3 में भी E वेक्टर और DA3 वेक्टर 90 डिग्री पर है, यहां पर भी E डॉट DA3 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ये E तो बाहर निकाल लो और अंदर इंटीग्रेशन DA1। ये जो DA1 है वो सिलेंडर का सरफेस एरिया है, केवल सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, और वो कितना होता है 2 पाई RL, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तो पता ही है अपने को। तो इसकी जगह, इस इंटीग्रेशन की जगह 2 पाई RL हो जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इस एरिया की जगह मैं लिख देता हूं 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। अब L से L कट जाएगा और आपको मिल जाएगा आंसर। और क्या मिलेगा, तो आंसर मिलेगा, ये नीचे ले आओ, तो लैम्डा
डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। सही है, राइट? इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं चाहे तो। देखो, इसको थोड़ा चेंज ओवर करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 4 हो जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है? तो 2k लैम्डा बाई आर। अगर आपको याद हो तो ऐसा का ऐसा रिलेशन एक बार पहले भी आया था, लेकिन वो सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पे था, राइट? 2k लैम्डा बाई आर। तो कह सकते हैं अपन कि जहां पर भी हो जाए तार, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है ना? ओके, राइट? बढ़ सकते हैं आगे। ये स्ट्रेट वायर थी, वो सेमी सर्कुलर आर्क में वायर थी, 2k लैम्डा बाई आर। बढ़े अगर आगे अपन, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे आते हैं। लेकिन आपने देखा ये इजी हो गया ना। अगर ये गॉस थ्योरम नहीं होता, ये तरीका नहीं होता गॉस वाला, तो फिर हम उसी इंटीग्रेशन वाले पिछले पुराने तरीकों से सॉल्व करते। इस वायर को छोटे 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 एलिमेंट्स में बांटते, वो काफी लेंथी प्रोसीजर होता है ना। वो 5 स्टेप्स याद है ना आपको? और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो इंटीग्रेशन भी काफी हैवी हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हर बार सिंपल थोड़ी होगा, है ना। इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टॉपिक है और वो किसी भी लेवल पे जा सकता है। तो इसमें अगर इंटीग्रेशन से करेंगे तो वो काफी लंबा चौड़ा हो जाता है ना। तो इसमें गॉस थ्योरम बड़े काम की चीज है। देखो, बहुत इजी वे में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर मिल गया। अगले वाले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। गिवन an infinite charged sheet or lamina of negligible thickness having surface charge density sigma uniformly spread। एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है या लैमिना है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, राइट? थिकनेस नेग्लिजिबल है मतलब वो इस पेज, केवल एक सिंगल पेज, ठीक है, एक सिंगल पेज जिसमें कोई थिकनेस नहीं, बल्कि पेज में भी थिकनेस होगी। हमें तो 0 थिकनेस का एक सिंपली सरफेस चाहिए, और वो कितना बड़ा होना चाहिए? इनफाइनाइट लार्ज। तो उसका स्प्रेड जो है वो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइटली स्प्रेड होता हुआ एक सरफेस चाहिए आपको। ठीक है, इमेजिनेशन आ गया दिमाग में, राइट? तो मैं कुछ इसको इस प्रकार ड्रॉ कर लेता हूं। हमारे पास इस प्रकार से 0 थिकनेस का, थिकनेस 0 है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई, लेंथ भी इनफाइनाइट है। इस तरफ भी इंफिनिटी तक फैला हुआ है और ऐसे भी इंफिनिटी तक फैला हुआ है। तो ये कागज की शीट जैसा है, ठीक बात है। तो इस प्रकार से ये इनफाइनाइटली स्प्रेड चार्ज है। तो इस प्रकार से इन्फाइनाइटली चार्ज्ड, इन्फाइनाइटली लार्ज स्प्रेडेड शीट है जिसके ऊपर चार्ज है, और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है ना।
given an infinite charge sheet or lamina of negligible thickness having surface charge and sigma uniformly spread. Find electric field. Find electric field at any point P near it. कोई पॉइंट P है उसके आसपास कहीं इस जगह पे, और इस पॉइंट P पर हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करेंगे. इस प्रकार सिलेक्ट करेंगे कि गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर रहे और उस सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट इस P पॉइंट पे रहे. अब आधा सिलेंडर तो इस तरफ है और बचा हुआ आधा सिलेंडर इस तरफ है. ओके, आधा सिलेंडर इस तरफ है, आधा सिलेंडर बचा हुआ इस तरफ. तो इस प्रकार से हमने एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, जो इस तरफ और इस तरफ इक्वली स्प्रेडेड है. तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि इस तरफ ये L लंबाई में स्प्रेड है और इस तरफ भी ये L लंबाई में स्प्रेड है ना. शीट के दोनों तरफ स्प्रेड है. ठीक बात है, राइट. आप इसको ऐसे इमेजिन कर ले कि सपोज ये स्प्रेड शीट जो है वो इस कागज जैसी है. ये कागज है, तो ये कागज पर चार्ज फैला हुआ है पूरी तरह से, है ना. ये कागज है, इस कागज पे चार्ज फैला हुआ है, राइट. तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया जो पेनिट्रेट कर रहा है इसके अंदर से. तो आधा इधर जा रहा है और आधा इधर जा रहा है. ठीक है ना. ऐसा आधा इस तरफ है और आधा इस तरफ है, राइट. तो इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं. ठीक है, तो ये है हमारा सिचुएशन. अब सेम काम करेंगे हम. हमको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो हमने एक स्मॉल एरिया इधर सिलेक्ट कर लिया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस P पॉइंट पर किधर होने के चांस है. तो आप ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे इस पॉजिटिव चार्ज तो अवे जाता हुआ इस डायरेक्शन का ही इलेक्ट्रिक फील्ड आने का चांस है इस तरफ. कोई शक की गुंजाइश तो नहीं, राइट. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव की वजह से इस तरफ रिपेल अवे करता हुआ है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अगर एक टेस्ट चार्ज रखूंगा तो इस टेस्ट चार्ज को ये रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने की संभावना है, राइट. ओके, और एरिया वेक्टर, ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया है इसका एरिया वेक्टर dA1 इस डायरेक्शन का होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में. सही है ना. वो सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कुलर पार्ट है तो उस पर नॉर्मल डायरेक्शन इधर ही तो होगी, इस तरफ होगी. तो ये दोनों पैरेलल हो गए एक दूसरे के. ठीक बात. दूसरा स्मॉल एरिया में यहां सिलेक्ट कर लेता हूं इस जगह पे, राइट. तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ कोर्स इस तरफ जाएगी. सही है, कोई शक की गुंजाइश तो नहीं, क्योंकि बीच में पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ रिपल्शन. इस पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज रखूंगा तो उसको रिपल्शन मिलेगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. और इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऑफ कोर्स इस तरफ होगी, नॉर्मल डायरेक्शन dA2. सही है, कोई शक की गुंजाइश नहीं. अब कर्व्ड सरफेस पे आ जाता हूं मैं. तो कर्व्ड सरफेस पर मैं इधर ले लेता हूं, राइट. तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन का होगा ना, अवे जाता हुआ. और एरिया वेक्टर जो होगा वो dA3 कर्व सरफेस के हिसाब से है ना. सिलेंडर का कर्व है तो कर्व सरफेस है तो फिर ऐसे परपेंडिकुलर dA3 इस डायरेक्शन का होगा. कोई शक की गुंजाइश तो नहीं, राइट. ओके, सिचुएशन आपके ध्यान में आ चुकी है ना. अगर इस प्रकार का सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर है अगर, राइट, ये गॉसियन सरफेस है सिलेंडर, तो इधर का जो सर्कल है
इस सर्कल के लिए एरिया वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन का होगा, और बीच में स्प्रेडशीट है वो चार्ज, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। इधर का जो सर्कल है वहां के लिए एरिया वेक्टर का इस तरफ डायरेक्शन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आएगा। और अगर मैं यहां किसी पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे छोटा सा, क्योंकि ये कर्व सरफेस है तो छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा, तो उस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर जो है वो इधर ऊपर की तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा 90 डिग्री पर आएंगे। क्या सिचुएशन आपके ध्यान में आ चुकी है, राइट? तो अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिखने का तरीका इस सिचुएशन में कुछ इस प्रकार जाएगा। टोटल फ्लक्स linked with selected cylindrical Gaussian surface। तो टोटल फ्लक्स लिखने का तरीका एक तो होगा E डॉट dA1 का इंटीग्रेशन, एक होगा E डॉट dA2 का इंटीग्रेशन, और एक होगा E डॉट dA3 का इंटीग्रेशन। और इसका दूसरा तरीका लिखने का जो होता है वो होता है सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये तरीका भी आपको पता ही है, कोई शक की गुंजाइश तो नहीं, ठीक बात है, राइट? तो फिर E डॉट dA1, E और dA1 सेम डायरेक्शन के, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, तो cos 0 1 होगा। तो यहां पे होगा E इंटू dA1 इंटू cos 0 का इंटीग्रेशन। E डॉट dA2, इसमें भी E वेक्टर और dA2 वेक्टर सेम डायरेक्शन के, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो E dA2 का इंटीग्रेशन। ये टर्म 0 आएगी क्योंकि यहां एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट? तो परपेंडिकुलर होने की वजह से इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इन। अगर सिग्मा क्यू इन बात करूं तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो एक सर्कल पर बेस्ड चार्ज है। जितना इस सर्कल है ना, ये सिलेंडर का जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जितना चार्ज होगा, राइट, ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल पे जितना चार्ज होगा वो चार्ज गॉसियन सरफेस के इनसाइड है, बाहर के चार्ज से तो मतलब होता नहीं है। तो इसलिए सिग्मा क्यू इन होगा सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा अगर आर रेडियस है सर्कल की। क्या बात पकड़ में आई? ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जितना चार्ज स्प्रेड है बस उतना ही तो चार्ज लेना पड़ेगा ना, तो उतना चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। कोई खास बात तो नहीं। अगर ये हमने कर लिया तो फिर E डॉट dA1, E डॉट dA1 की जगह क्या आ जाएगा, तो E डॉट dA1 में E तो बाहर आ गया और dA1 सर्कल का एरिया हो गया, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से E डॉट dA2, इसमें भी सर्कल का एरिया E तो बाहर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ गया, और इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन 0, राइट? कोई खास बात तो नहीं। तो इसलिए हमको क्या मिलता है, 2 टाइम्स E पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। पाई आर स्क्वायर दोनों जगह से कट गया और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, और वो मिला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। किसी इनफाइनाइटली चार्ज्ड स्प्रेडशीट की वजह से किसी भी निकट के पॉइंट पे, नियरेस्ट पॉइंट पे, किसी भी बीच के पॉइंट पर, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, राइट? दोनों तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, इस तरफ चार्ज शीट के इस तरफ और चार्ज शीट के इस तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस बात पर डिपेंड नहीं कि शीट से डिस्टेंस कितना है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है कम होता जाता है। यहां पे इस इनफाइनाइटली चार्ज स्प्रेडशीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको कई जगहों पर काम आने वाला है, ओके? ठीक है, तो अब ले लेते हैं अगला सवाल। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगेन अगर इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता ना, और वो इंटीग्रेशन वाला जो हमारा पुराना तरीका था इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करने का, अगर उससे करना पड़ता
तो ये एक बहुत बहुत लेंदी सवाल बनता है। मैथ्स के स्टूडेंट हो सकता है करते हो, जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं वो डेफिनेटली करते होंगे, है ना, करना भी चाहिए उन बच्चों को। लेकिन ये तरीका बहुत सिंपल है, ठीक बात है। तो इस तरीके से हम बहुत इजी वे में इसको कमांड कर सकते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है ना, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, अब एक अगला सवाल लेते हैं अपन। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely large solid conductor sheet of some thickness with sigma charge density spread uniformly on its both surfaces. At point P1, P2 and P3 as shown. तो हम थ्री डायमेंशनली बनाना चाहें, इस प्रकार से बनेगा। कुछ थिकनेस है और इन्फिनिटली लार्ज है, बहुत बड़ी थिकनेस की सॉलिड कंडक्टर की शीट है जिसके सरफेस पर चार्ज स्प्रेड आउट है। राइट, तो डेफिनेटली इधर भी स्प्रेड होगा ना, दोनों तरफ स्प्रेड होगा, सरफेस तो दोनों तरफ हो गया ना। ओके, तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ चार्ज स्प्रेड होगा, पूरे सरफेस पर चार्ज स्प्रेड होगा। और ये कंडक्टर मटेरियल की बनी हुई है, जैसे मेटल की बनी हुई है किसी, तो इस प्रकार की ये एक थिक शीट है, ठीक है। तो इसको अगली बार के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे। ठीक है, इजी हो जाएगा ना सोचना। तो आप मन में सोच लेना कि भाई ये एक इन्फाइनाइटली लार्ज रेक्टेंगल शेप की, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड शेप की जो है वो एक शीट है, ठीक बात है, मोटी शीट है। इधर भी चार्ज स्प्रेड है और इधर भी चार्ज स्प्रेड है। तो क्या मैं ऐसे मान लूं कि ये एक प्रकार से दो पेजेस है, एक ऐसा पेज और एक ऐसा पेज,
बीच में थोड़ा गैप है। क्या इसको ऐसे सोच सकता हूं मैं कि इस तरफ एक चार्ज स्प्रेडशीट है और इधर भी एक चार्ज स्प्रेडशीट है? मतलब पिछला सवाल जो मैंने लिया था उसके अंदर मैंने सिर्फ एक पन्ना दिखाया था आपको, वो कहा था कि ये इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज की स्प्रेडशीट है। तो अब मैं 2 पेज दिखा रहा हूं आपको बोल रहा हूं कि 2 पेजेस मिलकर, है ना, इस तरफ एक पेज और इस तरफ एक पेज और बीच में थोड़ा सा गैप। इमेजिनेशन आया आपके ध्यान में? राइट, मैं क्या बोलना चाहता हूं पकड़ में आया? राइट, तो ऐसे 2 स्प्रेडशीट्स हो गई। ऐसा सोच सकते हो आप इसको कि इस तरफ चार्ज स्प्रेडशीट है, इस तरफ चार्ज स्प्रेडशीट है। क्या इस नोशन में इसको लिया जा सकता है? क्या ऐसा सोचा जा सकता है इसको? अगर आप ऐसा सोचोगे तो एक क्वेश्चन मुंह जबानी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप यूं इसका जवाब दे दोगे चुटकी में। ठीक है, हमको दिया है कि हमको P1 पॉइंट यहां पर दिया है, P2 पॉइंट और यहां दिया है P3 पॉइंट। इन 3 पॉइंट्स पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा अगर मैं पिछले सवाल के कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में उतार लूं। ठीक है, तो पिछले सवाल के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, किसी एक 0 थिकनेस की चार्ज्ड स्प्रेडशीट की वजह से। राइट, इस बात को दिमाग में बिठा लो कि जब भी एक 0 थिकनेस की चार्ज्ड इनफाइनाइटली लार्ज स्प्रेडशीट होगी तो उसके किसी भी नियर बाय पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। आ गई बात ध्यान में? ठीक है, अब जरा देखो इस पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन पैदा कर रहा है? क्या दोनों स्प्रेडशीट्स पैदा करें? 100%। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये पैदा हो रहा है इस डायरेक्शन का, है ना, ये इस पहले वाले के कारण पैदा हो रहा है। राइट, इस वाले स्प्रेडशीट की वजह से। ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्प्रेडशीट है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर, इस तरफ जो पॉइंट है उस पॉइंट पर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए। और ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज स्प्रेडशीट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। पिछली बार बात हुई थी मेरी, है ना, आंसर में डिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं आया ना, कोई रोल ही नहीं आया डिस्टेंस का। देख लें आप आंसर सॉल्व करने में डिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं आया। देखो कहीं पे भी डिस्टेंस का रोल ही नहीं आया, ये एल डिस्टेंस का कोई यूज ही नहीं आया। इसका मतलब इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एल ज्यादा बड़ा है कि छोटा है, ये इधर वाला एल ज्यादा बड़ा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी पॉइंट पे ले लूं, चाहे ये पॉइंट इधर ले लेता या थोड़ा और आगे ले लेता तो भी आंसर वही आता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस का कोई लेना देना ही नहीं था। क्या ये बात थॉट में आई आपके? राइट, तो सेम लॉजिक मैं यहां अप्लाई कर दूंगा। तो इसलिए मुझे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिलेंगे इस बार, एक साथ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिलने वाले हैं, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। और इसकी वजह से डिस्टेंस इस पॉइंट का थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, वो भी इसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज है ना तो इधर डायरेक्शन में होगा, और वो भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फिर टोटल फील्ड इस P1 पॉइंट पर कितना होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी आंसर मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिचुएशन कंट्रोल में आपके? क्या थॉट पकड़ में आ गया? राइट, अब P2 पोजीशन पे फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 पोजीशन। अब P2 पोजीशन पे फील्ड अगर लिखना है तो इस वाले पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन का होगा, और वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई शक की गुंजाइश तो नहीं। और जो इधर वाली चार्ज्ड स्प्रेडशीट है उसकी वजह से इस डायरेक्शन का होगा, और वो भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड P2 पोजीशन पे होगा 0। और वैसे मैं आगे आपको सिखाने ही वाला हूं कि किसी भी कंडक्टर मेटल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। ये एक लॉ में आगे जाकर आपको सिखाने वाला हूं, और वो यहां प्रूव भी हो गया है। ठीक बात है? राइट, ओके, कि किसी मेटल कंडक्टर के इनसाइड रीजन में, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। ठीक बात है, तो ये बात यहां प्रूव भी हो गई है। और तीसरी पोजीशन जो है वो P3 पोजीशन, उसको भी जज कर लेते हैं। तो इस तीसरी पोजीशन पे फिर से 2 स्प्रेडशीट से, 2 चार्ज स्प्रेडशीट से, तो पहली वाले की वजह से, इस वाले की वजह से
अवे जाता हुआ फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस दूसरे वाले की वजह से हालांकि डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसकी वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों ऐड हो जाएंगे और दोनों ऐड होकर ई पी थ्री पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का तरीका होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिलाकर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या थॉट एकदम क्लियर है? सिचुएशन आपके कंट्रोल में, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। बढ़ सकता हूं मैं आगे, राइट? ओके, तो अगला सवाल अब थोड़ा सा आप ट्राई करना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at P1, P2 and P3 points in following situations. ओके, ट्राई करो। तो बहुत आसान है, वो स्प्रेडशीट वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रख ले, है ना? एक चार्ज स्प्रेडशीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, राइट? पॉजिटिव होगा तो अवे जाता हुआ, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स आता हुआ, और यूनिफॉर्म फील्ड होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता शीट से। तो मैं P1 पॉइंट पे लिखना चाहूं तो इस पॉजिटिव की वजह से अवे जाता हुआ फील्ड डिफाइन करूंगा इस तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो नेगेटिव स्प्रेडशीट है, राइट, उसकी वजह से पास में आता हुआ, नेगेटिव के पास आता हुआ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिलाकर नेट जीरो हो जाएगा P1 पॉइंट पर। P2 पोजीशन पे इस पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडशीट की वजह से इस तरफ अवे जाता हुआ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव की वजह से भी उसी तरफ, मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव, तो डायरेक्शन तो वही रहेगी, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएंगे और दोनों ऐड होकर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्रिएट कर देंगे। और इस जगह P3 पोजीशन पे इस पॉजिटिव की वजह से अवे जाता हुआ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स आता हुआ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि P1 पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी जीरो। P2 पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिलाकर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और P3 पोजीशन पर जो होगा वो फिर से एक बार 0 होगा। सेम लॉजिक से। क्या बात पकड़ में आ गई अच्छी तरह से? क्या थिंकिंग समझ में आया? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी से आ जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन चल रहे हैं, मतलब गॉस थ्योरम से चीजें आसान हो रही है ना। गॉस थ्योरम की वजह से हम चीजों को बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, राइट? ओके।